और उसकी रुखसती हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड के ऊपर जो है ऑब्लिगेटरी होता है। अब मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मेंटेनेंस के अंदर उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसकी बीमारी, सेहत और उसका एक्स्ट्रा खर्च जो उसको एक मुनासिब अमाउंट के अंदर जो जिसको हम खर्चा पानदान भी क्या कहा जाता है, हमारे पास इसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर, या एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जैसे लाइक हम बच्चों को देते हैं इसी तरह से जो है उनको उसको अपनी वाइफ को देना है। और ये उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ये ऑप्शनल नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, एक लफ्ज ज़हन में ये रखिएगा। अच्छा, अब अमाउंट कितना होना चाहिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर वाइफ डिसोबीडियंट हो जाती है, अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है, तो फिर वो उसका राइट चला जाता है मेंटेनेंस का। अच्छा, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में ये है कि दिस इज एन अमाउंट for which husband is liable to provide to his wife during the course of a valid marriage. This amount varies in different schools such as Hanafi school. Social status of the both husband and wife is taken into consideration while deciding the matter. और शाफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ओनली हस्बैंड आर इम्पोर्टेंट एंड द स्टेटस ऑफ वाइफ इज नो मोर इम्पोर्टेंट। और शिया स्कूल ऑफ थॉट का क्या कहना है, इनका कहना ये है कि स्टेटस और इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट बट the necessities of the wife such as food, clothes and accommodation are determinant factors in the settlement of the amount of maintenance. अच्छा, अब ये तीन जो है वो डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस है। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन बात है वो ये है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि जनाब वाइफ का जो है वो उसका उसका जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक फूड है, उसकी क्लॉथिंग है, या उसका जो अकोमोडेशन वगैरह है, मेडिसिन है, हेल्थ है उसकी, ये सब चीजें जो है वो माने रखती हैं सबसे पहले अमाउंट ऑफ जो भी जो है वो मेंटेनेंस का होगा डिसाइड करने में। उसके अलावा ये है कि देखें, अगर आज से कई साल पहले चले जाएं तो 300 रुपीज अगर हम देखें तो ये एक अच्छा अमाउंट कहलाता था। लेकिन अब अगर हम उसी 300 की बात करें तो अभी जो रेट है या जो भी हमारे पास मार्केट के अंदर है, 300 में क्या जो है वो हम ले सकते हैं। मंथ का खर्च जो एक महीने का खर्च जो होगा वो नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टेटस ऑफ हस्बैंड या उसकी जो इनकम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेटस ऑफ वाइफ भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, हस्बैंड जो है वो कितना कमाता है, या उसकी इनकम और उसका उसका स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है। सबसे पहले उसकी सैलरी स्लिप मंगाई जाती है और देखा जाता है कि हस्बैंड की जो है मंथली इनकम कितनी है, उसमें से फिर जो है वाइफ्स के लिए मेंटेनेंस जो है वो डिसाइड किया जाता है। Quran has guided us on this topic. One of verse Quran in Quran says, maintenance is decided as per the capacity of rich and poor. ठीक है ना। देखिए, अब एक शख्स 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है और एक शख्स कमाई 10,000 है, तो दोनों के स्टेटस में उनकी इनकम में बहुत डिफरेंस है। अगर एक अमाउंट सर्टेन रख लिया जाएगा तो उसके अंदर बहुत मुश्किल पेश आएगी। कुछ लोग तो उसको आराम से पे कर लेंगे और कुछ उसको बिल्कुल नहीं पे कर पाएंगे। In other words, it is stated, let them live in their homes. Ultimately, it is up to the court whatever she decides. यानी कोर्ट क्या डिसाइड करती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन भी है। लेकिन जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो सबसे पहले उसने क्या देखना है कि कितनी इनकम है हस्बैंड की। उसकी इनकम को जरूर जो है वो कंसीडर करना है और उसके मुताबिक और उसके स्टेटस के मुताबिक जो है वो जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाएगा। Remedies available to wife in case of husband default in payment of maintenance. Following remedies are available to the wife where husband default in payment of the due maintenance. Number 1 ये है कि wife may bring lawsuit in the court and claim maintenance. Number 2 ये कि she can claim divorce in court. Failure in payment is sufficient ground in this respect. Number 3, court may punish the husband upon non-compliance of his obligation towards the payment of the maintenance. Period of the claim of or limitation of claim क्या है? Following is the period of claim. Shafai, Maliki and Hanbalis are agreed that the wife can claim the maintenance for the past period, while
हनफी स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई डी बार्स द वाइफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीरियड पास्ट, यानी पीरियड गॉन, जो गुजरा हुआ टाइम है उसका नहीं वो क्लेम कर सकती, लेकिन इन फ्यूचर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अच्छा, हमारे पास रेमेडीज क्या क्या चीजें हैं? एक तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख करती है, कर सकती है। और एक ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस जो है वो एक केस सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। अगर वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं चाहती, सिर्फ मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसके लिए भी कोर्ट में जा सकती है वो। और उसके अलावा ये कि जो है मेंटेनेंस के लिए, देखिए कामरान ये लकीरें नहीं लगाइए प्लीज, 47 रोल नंबर, डोंट डू दिस। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ वाइफ डिबार्स हर इन क्लेम ऑफ मेंटेनेंस, यानी अगर वाइफ को कोई सेंटेंस हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ से, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर डिटेंशन इन प्रिजन, यानी अगर वो किसी वजह से जो है वो जेल चली जाती है और वो जो है इम्प्रिजमेंट में रहती है, तो जाहिर सी बात है उस दरमियान में हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है। अच्छा, पास्ट या फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में जो ओपिनियंस है वो ये है कि शाफी, मालिकी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का कहना ये है कि पास्ट मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। और लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट या सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट है, हनफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये है कि फ्यूचर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है लेकिन पास्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, और इन तमाम चीजों को एक तरफ रख के अगर हम कोर्ट की प्रैक्टिस देखें तो कोर्ट में भी यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर मेंटेनेंस या फिर जो है जो जिसे हम इंटरिम मेंटेनेंस भी कहते हैं वो भी अलाउ हो जाता है और फ्यूचर मेंटेनेंस भी दे दिया जाता है, लेकिन पास्ट या जो पीरियड गुजर चुका होता है केस फाइल करने से पहले आला, उसका मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट अलाउ नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी यही है। अच्छा, मेंटेनेंस का हमारा जो ये है हमारा टॉपिक, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बच्चों का मेंटेनेंस हस्बैंड को देना होता है, चाहे वाइफ और हस्बैंड के दरमियान सेपरेशन हो जाए या कोई सी भी कंडीशंस हो, लेकिन चिल्ड्रंस का मेंटेनेंस किसी भी सूरत में जो है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है बता। ये मेंटेनेंस का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो पेरेंटेज, लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड है हमारा चैप्टर। अच्छा, अब ये चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते का हमारा यही होगा टॉपिक। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पेरेंटेज का मतलब ये है कि द लेजिटिमेसी ऑफ अ चिल्ड्रन। और सबसे पहले ये है कि मैटरनिटी भी इसके अंदर आ जाती है और पैटर्निटी भी। कभी कभी क्या होता है कि मदर अगर अपने बच्चे को डिसोन कर रही होती है तो उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फादर डिसोन करता है तो क्या कंडीशन होंगी, क्योंकि बच्चे की लेजिटिमेसी उसकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके ऊपर काफी ज्यादा केसेस फाइल होते हैं और उसके अंदर काफी सारे केसेस तो जो है वो पेरेंट्स के जो आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स की फाइल होते हैं। जब कभी भी मैटर आ जाता है कोर्ट के अंदर, अगर कोई मैटर आ जाता है इनहेरिटेंस का, तो वहाँ ये इश्यूज लाजमी आते हैं पेरेंटेज को लेकर के। अच्छा, ये हमारा जो है जो ये हमारा टॉपिक है ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो आज का टॉपिक था यानी इस वीक का जो था वो था मेंटेनेंस, वो हमने पढ़ लिया है। किसी को इसके अंदर कोई अगर कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले। जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो इसमें से कर लें, फिर उसके बाद नहीं तो फिर हम अपनी क्लास जो है वो अटेंडेंस वगैरह ले लेंगे और फिर हम अपनी क्लास को खत्म कर लेंगे जैसे। वरना अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछने में बिल्कुल आपको आंसर कर दूंगी ताकि आपका ये क्लियर हो जाए ना सब्जेक्ट। जी, कहाँ गायब हो गए सारे? है इसमें मोहम्मद अल्लाह का, उसमें सेक्शन वाइज प्रोवाइडेड है। जी तो जी ये हमें सेक्शन वाइज स्टडी करना पड़ेगा या जनरल हमें स्टडी करना पड़ेगा? जी, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमारे ये जो है कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये कुरान और सुन्ना के ऊपर बेस्ड लॉ है। एक्चुअली इसके जो सेक्शंस बताए हुए हैं ये इसको सिर्फ अरेंज किया गया है सिर्फ,
और ये इसकी किताब अगर दूसरी आप लेंगे ना, उसमें अरेंज और रीअरेंज होने की वजह से आगे पीछे हुए हैं, तो ये कोई सेक्शंस नहीं है इसके प्रॉपर ना। तो आपको सेक्शन वाइज याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज याद करना है। अगर आप जो है वो इस्लामिक पर्सनल लॉ का जो है वो पेपर भी उठा के देखेंगे तो कहीं भी आपसे प्रोविजंस पूछे हुए नहीं। कुरान और सुन्ना की रोशनी के अंदर आपसे पूछा होगा सवाल, जो भी होगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि जनाब इस सवाल का क्या जवाब है, या फिर ये कि इस्लामिक पर्सनल लॉ क्या कहते हैं। तो इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है वो बेस्ड है कुरान और सुन्ना के ऊपर, और इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है ये कोडिफाइड नहीं है कि इसको पार्लियामेंट से थोड़ी पास किया हुआ है जो ये इसके कुछ सेक्शन होंगे, या ये जो है कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, सेक्शन जो होते हैं वो कोडिफाइड लॉ के होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज याद करना चाहिए, करना होगा इसके अंदर। आप देखिए मैंने कहीं पर भी सेक्शन दिया, हमारे जो नोट्स है इसमें भी लिखे हुए, वरना अदरवाइज देखिए कोई दूसरा लॉ होता है तो हम उसका सेक्शन का हवाला लाजमी देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुरान का हवाला देते हैं, सुन्ना का हवाला देते हैं, लेकिन हम इसमें सेक्शंस का हवाला नहीं देते, क्योंकि सेक्शंस है ही नहीं इसमें। ये कोडिफाइड थोड़ी है, ये रिवील्ड लॉ है, और इसका सारा का सारा जो ये बेस्ड है कुरान और सुन्ना के ऊपर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। अच्छा, वसीम मौजूद है? वसीम से कहें कि अटेंडेंस लगा लें। वसीम मौजूद है आप अभी? यस मैम। अच्छा, अटेंडेंस आप लगा लीजिए। 51 स्टूडेंट्स यस हमारे मैम हैं लगा अभी। दी। अच्छा, जिनका पेपर अगर आज है तो उनका भी लगा, उनकी भी लगा दीजिएगा। ठीक है, उनकी उसमें लगाइएगा। ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर हम अपनी क्लास खत्म कर लें। बेशक आप लोगों को समझ आ गया हो तो खत्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगर आप यस लोगों को मैम। कुछ पूछना है तो बेशक आप पूछ लें। वसीम। जी 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 पूछिए। मैम वसीम से बात करनी थी। हाँ कर लें, आप वसीम से बात करें। जी वसीम भाई अटेंडेंस अपडेट थे दी ना? नहीं अपडेट तो नहीं दी। नहीं, अपडेट नहीं हुई अभी तक। पता है क्या है कि अभी हमारा एलएमएस जो है वो अपडेटेड नहीं है। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास एलएमएस अभी फिलहाल जो है वो अपडेटेड नहीं है।